हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है केस स्टडी नंबर 10 और बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पढ़ने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले मैं एमसीक्यू रख के रेड करूँगा। अगर कोई भी एमसीक्यू डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते होंगे तो सॉल्व कर देंगे, जिसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट जिसके लिए हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी उसको हम वहाँ से रेड वो वाला पैराग्राफ उठाएंगे, रीड कर लेंगे और फटाफट से उसका सॉल्यूशन दे देंगे, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है एमसीक्यू का, विद रिस्पेक्ट टू द परचेज एंड सेल्स ऑफ अ प्लॉट विच वाज मेंट फॉर अ फार्म हाउस बाय मिस्टर दर्शन हु वुड बी द कंसिडर्ड एज बेनामीदार। मतलब कहता है कि कोई प्लॉट खरीदा था मिस्टर दर्शन ने और उस केस में बेनामीदार कौन होएगा। तो चेक करते हैं। इसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 10.2 पे। पेज नंबर 10.2 पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि मिस्टर दर्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है, Mr. Darshan, while choosing among the various pieces of land for the next project of ABDL, came across a plot, the location which is best suited for a farm house. ठीक है। Mr. Darshan, out of his savings, purchased the plot of rupees 2.25 crores and same was registered in the name of daughter-in-law। मतलब daughter-in-law अपनी बहू के नाम पे, daughter-in-law के नाम पे उसने करवा दिया। वाइफ ऑफ मिस्टर अयान उसका बच्चे का होगा, ठीक है, उसके बच्चे की बीवी होगी, तो उसके नाम पे उसने daughter-in-law के नाम पे करवाया रजिस्टर, ठीक है। और पैसे किसने दिए हैं? मिस्टर दर्शन ने दिए हैं। उसके बाद क्या कहता है, मतलब डॉटर इन लॉ तो बेनामीदार हो ही गई, ठीक है। जब आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने तो उसकी वजह से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। उसका बट ड्यू टू द नॉन कंसेंसस अमंग फैमिली मेंबर्स द प्लॉट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 2.60 करोड़, दैट इज़ रुपीज़ 2.25। और उसके बाद 2.25 करोड़ जो है उसने डिपॉजिट कर दिए अपने अपने अकाउंट में, और उसके बाद रिमेनिंग 35 लाख जो है उसने अपनी वाइफ के नाम पे डाल दिए। मतलब यहाँ पर भी जो है उसने बेनामीदार करा कि क्योंकि सारे पैसे उसने अपने अकाउंट में नहीं डाले, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करी, तो 35 लाख रुपीज़ जो है उसने अपनी वाइफ के नाम पर डाल दिए। तो दो बंदे मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं जो बेनामीदार कहेंगे। बेनामीदार वो पर्सन होता है जो बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे अपने नाम पे रखता है कोई चीज़, लेकिन पैसा जो होता है अल्टीमेटली किसी और का होता है। तो यहाँ पर हमें डॉटर इन लॉ नज़र आ रही है, दूसरा उसकी वाइफ नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें फ़ायदा जो होता है मिस्टर दर्शन का हो रहा है। तो हमने कितने केस लॉस पढ़े और कितनी जगह पे हमने ये बात पढ़ रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर में गिवन होगा। तो ये रहा, बोथ डॉटर इन लॉ एंड वाइफ ऑफ मिस्टर दर्शन जो है हमारा क्या माना जाएगा, बेनामीदार मानी जाएंगी, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे पे। कहता है वेदर BCL कैन अप्लाई फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP प्लान CIRP अगेंस्ट द स्पेसिफाइड जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कहता है BCL जो है वो अप्लाई कर सकता है क्या CIRP के लिए अगेंस्ट द जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो सिनेरियो क्या था। तो इसके लिए पेज नंबर 10.1 पे आना पड़ेगा, और 10.1 पे जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है वो इसके बारे में बात करता है। कहता है BCL वॉज सोल्ड अंडर MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाउट। अ फ्यू ईयर्स लेटर BCL डाइवर्सिफाइड इट्स ऑपरेशंस एंड एंटर्ड इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असेंबली लाइन्स फॉर कंपनीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिम इक्विपमेंट्स, ठीक है। बट द कंसोर्शियम ऑफ बिजनेस मैनेजर्स हु एक्वायर्ड BCL फेल टू मैनेज इट्स ऑपरेशंस। जिसके साथ हमारा BCL एक्वायर हुआ था वो फेल कर गए उसको चलाने में। मतलब BCL का खुद का, अच्छा ये क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है कि BCL जिसका खुद का CIRP चल रहा है वो क्या किसी और के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। देखो कैसे, BCL का खुद का CIRP स्टार्ट हो गया, वेंट इनटू द CIRP, और द बिजनेस वाज रिस्ट्रक्चर्ड एज पर द रेजोल्यूशन प्लान एंड द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिसेंट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। वन ऑफ द जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओड 32 लाख ऑफ BCL, मतलब उसको 32 लाख रुपए BCL को देने थे और वो दे नहीं रहा था, ओवरड्यू हो चुके थे। तो BCL ने ऐसा सोचा कि वो उसको डिमांड नोटिस भेजा और उसने नहीं दी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या BCL एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसका खुद का CIRP चल रहा है? यस, हमने अमेंडमेंट पढ़ रखी है कि जिसका खुद का CIRP चल रहा होता है वो भी जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यस BCL कैन अप्लाई फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP अगेंस्ट द स्पेसिफाइड जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है MCQ का, अंडर फेमा 1999 मिस वान्या फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 क्या वो मानी जाएंगी। तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि वान्या कितने दिन रही हैं और क्या है। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 10.2 पे, और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ थर्ड पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। तो ये रहा, मिस वान्या जो सिस्टर है जय की, वो स्टे कर रही है बैक इन इंडिया फॉर हर फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द UN टू स्टडी medical facilities in South Asia. Project completed in March 2020, but then lockdown was announced and she got stuck in India. Miss Vanya stayed with the family of Mr. Darshan during this period. Miss Vanya was also a student of medicine and was conducting research on medical facilities and alternate medications. She finds the subject of Ayurveda more than a world. Hence, to explore the same. She took admission to 3 years degree program of Ayurveda in the India during September 2020, after completion of which she will leave the USA। मतलब उसकी इंटेंशन USA में रहने की है, इंडिया में रहने की है ही नहीं। प्रीवियस ईयर में 1920 में वो जो है
234 डेज़ इंडिया में रही। लेकिन आपने जब प्रोविजंस पढ़े थे फेमा के तो वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ था कि भले ही आप 182 डेज से ज़्यादा रहे हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन इंडिया में रहने की नहीं है, आपकी इंटेंशन अगर इंडिया में रहने की नहीं है, तो उस केस में चाहे आप 182 डेज से ज़्यादा क्यों ना रहे हो तो भी आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जाता है और वो 182 डेज से ज़्यादा क्यों ना रहा हो और वो इस उद्देश्य से जाता है कि वो बिजनेस पर्पस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर इस इंटेंशन से जाता है कि वो इंडिया में रहेगा ही नहीं, तो उस केस में, और यहाँ पर वो 234 डेज तो रही है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है इंडिया में रहने की, तो इस केस में वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगी। तो आइए, तो इसका ऑप्शन हम मार्क कर देते हैं। इसका ऑप्शन होगा द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज द आंसर। आइए अगला एमसीक्यू देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट जीवीआर, जीकेपीएल इज कंसिडर्ड टू बी। अब देखते हैं जीवीआर का क्या पंगा था और यहाँ पर पेनल्टीज़ वगैरह की कुछ बात हो रही है। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 10.2 पे, लास्ट पैराग्राफ में ये वाली बात लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पर क्या कहता है कि एबीडीएल ने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ज्ञान विहार रेसिडेंसी। ठीक है भाई। द प्रोजेक्ट वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द स्टेट रेरा अथॉरिटी। गुरु कृपा प्रॉपर्टी लिंकर्स एंड सत्य साई रियल एस्टेट एजेंट्स वर अपॉइंटेड एज रियल एस्टेट एजेंट ऑफ जीवीआर। ठीक है, तो ये दोनों को अपॉइंट किया गया है एज अ रियल एस्टेट एजेंट ऑफ जीवीआर। गुरु कृपा प्रॉपर्टी लिंकर्स दैट इज जीकेपीएल अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 21 सितंबर 2020। इन्होंने 21 सितंबर 2020 को अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी पेंडिंग है। 29 सितंबर 2020 को जीकेपीएल ने क्या किया, पहली सेल करवा दी। अरे 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 अरे, बिना रजिस्ट्रेशन पाए इन्होंने सेल करवा दी 29 सितंबर को। ठीक है, और एक और सेल करवा दी 10 सितंबर को। ओके, ठीक है। 12 अक्टूबर को क्या हुआ, जीकेपीएल को बताया गया कि उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है रेरा के द्वारा और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है जो उनको प्रोवाइड करनी है 14 अक्टूबर तक। अब उन्होंने 14 अक्टूबर को वो प्रोवाइड कर दी, तो 15 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन पास किया जाता है। 12 अक्टूबर से मतलब जीकेपीएल को रजिस्टर्ड मान लिया गया, मतलब उनको रजिस्टर्ड कब माना गया, 12 अक्टूबर तक को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप सेक्शन नंबर 62 पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 62 पढ़ते हैं रेरा एक्ट का, जो आपको पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 2.66 पे मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर बताया गया है कि आपका 10,000 रुपीज़ ईच डे की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी अगर आपने ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट किया कि अगर कोई एजेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और उसने फैसिलिटेट करवाई है सेल, तो 10,000 रुपये की ईच डे की पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 5% ऑफ द प्लॉट ऑफ जो भी कॉस्ट ऑफ प्लॉट होगा उतनी लग सकती है। तो यहाँ पर नॉर्मिनल जो है मिनिमम अमाउंट का पूछा गया है, तो इसमें हमारे को 10,000 रुपीज़ ईच डे की पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। तो अब हमें कब तक कैलकुलेट करने हैं, 12 अक्टूबर तक, क्योंकि 12 अक्टूबर से तो उसको विद इफेक्ट ऑन 12 अक्टूबर तो उसको रजिस्टर्ड मान ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे को बहुत सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, 29 सितंबर को उसने पहली सेल करवाई, तो 29 सितंबर से अगर आप करते हैं 12 अक्टूबर तक तो आपके पास 14 डेज अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं। ठीक है, और एक सेल और करवाई है जो 10 अक्टूबर को करवाई है, तो 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कितने दिन होते हैं, 2 दिन। तो टोटल डेज जो हो गए हमारे पास 16 डेज आ गए। ठीक है, और 16 डेज को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 1,60,000 की पेनल्टी मिनिमम, और मैक्सिमम पेनल्टी अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी हो सकती है, 65 लाख का 5% दैट इज 3,25,000। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम पूछा है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है नॉर्मल पेनल्टी जो होगी हमारी इतनी लगाई जा सकती है, कितनी लगाई जा सकती है, मिनिमम पेनल्टी जो हमारी लगाई जा सकती है वो 1,60,000 की लगाई जा सकती है, और 1,60,000, ठीक है, तो इन्होंने 1,60,000 की पेनल्टी लगा दिया। अब आप यहाँ पर 3,25,000 भी गिवन है, लेकिन आईसीए ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है। तो अगर आप आंसर्स देखेंगे तो उन्होंने 1,60,000 ही पेनल्टी का आंसर दे रखा है। तो इसके हिसाब से मिनिमम अमाउंट मतलब अप टू मैक्सिमम वो एक्सटेंड हो सकता है 3,25,000 पे, लेकिन मिनिमम वो तो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे, लेकिन जो पक्की पेनल्टी है वो कितनी है, 1,60,000 है। तो आपको पक्की पेनल्टी वाला जवाब देना है जो पक्का लगेगी ही। ठीक है, तो आपको 1,60,000 कैसे निकला, 16 इंटू में 10,000। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मेक द एक्विजिशन ऑफ द फ्लैट इन इंडिया बाय मिसेज नताशा इन हर एंड जयस जॉइंट नेम इनवैलिड। कहता है कि एक्विजिशन जो किया गया है फ्लैट का बाय मिसेज नताशा, किसके साथ जॉइंट, जय के साथ जॉइंट होकर, मतलब उसके हस्बैंड के साथ, क्या वो इनवैलिड होगा, किस रीज़न की वजह से इनवैलिड होगा। तो आइए आप चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं रीज़न। पेज नंबर 10.2 पे इसके बारे में बात कर रखी है। पेज नंबर 10.2 पे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि मिस नताशा जो हैं
मैं आपको बता दूं, मिस नताशा ने क्या किया है, एक्वायर्ड किया है एक फ्लैट और जय के साथ मिलकर इन इंडिया। सो कि उसकी वान्या उसकी बहन थी जो जय की, वो वहाँ रह सके, ठीक है। तो उसके बाद हाफ ऑफ द कंसिडरेशन जो है मिस नताशा का वो पे किया गया है नॉन रेसिडेंट अकाउंट से। मिस नताशा जो है वो सिटीजन आउटसाइड इंडिया होगी, ठीक है, इंडियन सिटीजन थी लेकिन वो बाहर ज़्यादा रहती थी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द हाफ इज पेड बाय जय, और बाकी का जो है जय ने पे किया, डायरेक्टली इंडियन करेंसी में पे किया गया है। तो आपको पता होगा कि जब भी जॉइंट नेम में होता है तो आपका जॉइंट एक्विजिशन का जो प्रोविजंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं, और उस केस में ये बोला जाता है कि उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद ले सकता है। प्लस जो पैसा होना चाहिए वो आपका जो चैनल है, जो आपका प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू उसकी पेमेंट होनी चाहिए। तो वहाँ पर पूरा का पूरा जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्होंने बता रखा है, जब आप एक्विजिशन के रूल्स पढ़ते हैं कि जॉइंट नेम में किस तरीके से लिया जाए, तो वहाँ बोला गया है कि जो आपकी शादी होनी चाहिए, तो जो हमारे चैनल्स हैं प्रॉपर चैनल्स, वहाँ से पैसा आना चाहिए जो आरबीआई ने ऑथराइज कर रखे हैं, और दूसरा ठीक है, तो उस फॉर्म में अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके आपको उस फॉर्म में अलाउड है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ उनकी शादी कब से हुई थी। तो यहाँ पर यह बोला गया, मिस नताशा वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। मिस नताशा इज अ ग्रैंड डॉटर और ऑफ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर दर्शन। हमें क्या मतलब, द मैरिज टुक प्लेस इन अगस्त 2019। मैरिज कब हुई है, अगस्त 2019 को हुई है। किसके साथ हुई है, जय के साथ हुई है। तो अब यहाँ पर अगस्त 2019 को हुई है, और यहाँ पर देखो उन्होंने फ्लैट कब खरीदा है, सितंबर 2020 को खरीदा है। तो 2 साल तो हुए नहीं, तो पहली कंडीशन तो ये 2 साल वाली तो पूरी नहीं हो रही। उसके अलावा जो पैसा दिया गया है वो जय ने दिया है, और वो इंडियन करेंसी में दिया गया है, जबकि वो जो हमारा पेमेंट का मेथड अलाउड है वो दूसरा है, ठीक है। जब आप जाएंगे वहाँ पर प्रोविजंस पढ़ते हैं जब जॉइंट एक्विजिशन के, तो वहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड लिखा हुआ है। नहीं आपने सुनी तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए, क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फटाफट से डिस्कस करें, एक एक प्रोविजन अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ जॉइंट एक्विजिशन के प्रोविजंस के हिसाब से इन्होंने पेमेंट नहीं करी है, और 2 साल भी इनके सब्सिस्ट नहीं करते हैं। तो 2 कंडीशंस को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। वैसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक बंदा तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही, दूसरी बात मैरिज को 2 साल नहीं हुए, और ये बात कि जो पेमेंट करी गई है वो इंडियन करेंसी में गई है। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा गलत है। तो ये हमारा जो है इसके हिसाब से इनवैलिड हो गया है जो जॉइंट एक्विजिशन किया गया है, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, इन द लाइट्स ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉ एंड प्रेसिडेंस इफ एनी डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द क्रेडेंस हेल्ड बाय मिस्टर मृदुला एंड स्कोप एंड पावर्स ऑफ द सीसीआई। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर बताया गया है, कहता है सीसीआई ने क्या किया था, मैं आपको बता देता हूँ। सयाल फैमिली के लिए प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सीसीआई इन वन ऑफ इट्स ऑर्डर इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 3% ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स टू बीएमएल। मिस मृदुला was informed by the legal team of BML that someone has furnished a complaint to CCI that some automobile company is not selling spare parts of its auto product in the open market, causing a denial of the market access for independent mechanicals and repairs apart from charging high prices at its own service station, ठीक है। While disposing of the complaint, CCI conducted इंक्वायरी एंड 7 अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज। मतलब देखो इनडायरेक्टली नाम आ गया इस बीएमएल कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर देन बीएमएल जो है ना जो कंपनीज थी वो बेचती थी स्पेयर पार्ट्स को डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जब सीसीआई ने कंडक्ट की इंक्वायरी तो वहाँ पर बाकी के ऑटोमोबाइल्स को भी घेरे में ले लिया और देखा कि ये सारे लोग ही ऐसा कर रहे हैं क्या। तो इसमें ये बोला गया कि सीसीआई कंडक्टेड अ इंक्वायरी अगेंस्ट 7 अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द कंपनी अगेंस्ट whom the complaint was made. Unfortunately, BML was one among such 7 companies, and it was discovered by the commission that BML also sells spare parts at its own service station only, which is anti-competitive. Ms. Mridula feels that CCI is not authorized to impose penalty like tribunal and extended the scope of the conducting inquiry is not allowed to CCI, and hence she is consulting the legal team. आप ही बताओ CCI के पास पावर होती है या नहीं होती कि अपनी इंक्वायरी को बढ़ाने की? बिल्कुल कर सकता है, वो एनहांस कर सकता है, क्योंकि हमने केस लॉ पढ़ा था उसमें भी ये बात लिखी हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा भी एक महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई का केस लॉ था जिसके बेसिस पे इसका आंसर दिया गया था कि वो अपने पावर को एनहांस कर सकता है सीसीआई। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेशन में और उसके जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है सीसीआई इन इट्स ऑर्डर इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 3% ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स टू बीएमएल वेदर द क्वांटम ऑफ पेनल्टीज लेविड इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ सीसीआई। बिल्कुल यार, बिल्कुल। उस सेक्शन नंबर 27 जब आप कॉम्पिटिशन एक्ट का पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया जाता है तो अप टू मैक्सिमम 3% कह रहा हूँ, अप टू मैक्सिमम 10% ऑफ द टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। किसके द्वारा सीसीआई के द्वारा, अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट दिखता है। यहाँ तो 3% ही लगाया, वो भी लास्ट 2 ईयर्स का ही, तो अलाउड है विद इन द परव्यू ऑफ द सीसीआई है। तो आप सेक्शन नंबर 27 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, वेदर सीसीआई इज ऑथराइज टू प्ले द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल साइमल्टेनियसली और इट हैज़ अ फुल टाइम पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर ना इन तीनों, मैंने क्योंकि इसके बारे में पढ़ा हुआ था, इन तीनों के आंसर एक केस लॉ हमने पढ़ा था महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी
एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई, तो वर्सेस सीसीआई, उस केस लॉ के हिसाब से इन तीनों के आंसर्स हैं। और इसमें पहला आंसर जो बोला गया है कि कहता है कि सिर्फ रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और जुडिशियल ट्रिब्यूनल है या फिर फुल टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो वहाँ पर ये बोला गया था एज पर महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई, तो ये बोला गया था कि जो सीसीआई है वो कोई भी रोल प्ले कर सकता है उसको, क्योंकि वो उसके पास क्वासी जुडिशियल की पावर होती है और वो क्वासी जुडिशियल के हिसाब से, जुडिशियल के हिसाब से जो है काम करता है। तो वो इशू कर सकता है ऑर्डर्स फॉर द प्रोसीड्स, ऑर्डर इशू कर सकता है फॉर द प्रोसीड्स एंड पेनल्टीज भी इंपोज कर सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से काम कर सकता है। तो मतलब अगर आपको इसका जवाब देना है तो ये लिख सकते हो कि क्वासी जुडिशियल के हिसाब से काम कर सकता है, क्वासी जुडिशियल के हिसाब से काम कर सकता है, और उसके पास ये पावर होती है कि जो भी प्रोसीड्स चल रही होती हैं उसके ब्याह पे ऑर्डर निकालना, इशू करना, पेनल्टीज वगैरह लगाना। सिर्फ और सिर्फ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के हिसाब से काम नहीं करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, सीसीआई कंडक्टेड इंक्वायरी अगेंस्ट 7 अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द कंपनी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट वाज मेड, वेदर सीसीआई इज ऑथराइज्ड टू एक्सपेंड। यस, इसी केस लॉ में ये बात लिखी हुई है कि एक्सपेंड कर सकता है। जब मैंने केस लॉ पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी ये बात मैंने बोली थी कि यस, सीसीआई जो है अपना पावर को एक्सटेंड कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। लास्ट क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, इफ बीएमएल डिनाइज डजंट या फिर डजंट ओबे द ऑर्डर ऑफ सीसीआई विच इम्पोजेज अ मॉनिटरी पेनल्टी, देन व्हाट एक्शन सीसीआई कैन टेक टू एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय इट इन अ केस इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वुड बी एक्सपीडियंट टू रिकवर द पेनल्टी। मतलब जब पेनल्टी अगर रिकवर करनी होती है तो किस तरीके से रिकवर करी जाती है सीसीआई के द्वारा। तो सेक्शन नंबर 39 में साफ बोला गया है कि उस बंदे को एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मांगा जाता है, और रिकवरी ऑफिसर जो है उससे वसूलता है जैसे इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग वसूलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 39 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 चेपना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगले पार्ट पे आते हैं। कंसीडरिंग द वैलिडिटी ऑफ बोथ द एप्लीकेशन मूव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज ऑफ जीवीआर इन लाइट ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉ एंड प्रेसिडेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड। जीवीआर के अलॉटीज ने कुछ एप्लीकेशन फाइल करी है, और क्या फाइल करी है देखते हैं कि केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी। वेदर द एडवांस पेमेंट मेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट टू बी मेड बाय द अलॉटीज कैन बी रिगार्डेड एज फाइनेंशियल लैंडिंग लो, हाउ एडवांस given by the home buyers against the allotment in distinct from the debt of operation creditors, state that point of differences on the basis of the decided case law। भाई इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो सिंपल सी बात बोली गई थी, एक केस लॉ भी हुआ था, केस हुआ था, उसके बाद ये वाली बात बोली गई थी। और या अगर नॉर्मल भी केस का नाम बता दूं आपको तो इसमें लिखा हुआ है पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेज यूआई, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस केस लॉ में ये बात बोली गई थी कि फाइनेंशियल लैंडर्स माने जाते हैं, उनको ऐसा फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, और वहाँ बोला गया है कि वो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं जो भी अलॉटीज होते हैं, इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। और वो लोग आईबीसी के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो सेक्शन नंबर 7 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकें, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लिया है वो एक तरीके से उनके लिए कॉर्पोरेट डेटर का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, प्लस आपको ये वाला केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा, और केस लॉ की वर्डिंग्स को पूरा का पूरा यहाँ पर चेप देना होगा, ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा हुआ है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये बात आपको पता ही है, वो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, वो पैसा देते हैं, और जो फाइनेंशियल है वो पैसा देते हैं। तो बस ये बात आप 1-2 लाइन लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, वेदर द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ for claiming relief under section 18 of RERA is allowed to the association of allottees as an additional remedy especially after action of IBC। yes, IBC में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और सेक्शन नंबर 18 के तहत जो उनके पास राइट्स होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो गिवन है उसकी अलॉटीज़ की, वो भी उसके पास होती है, वो भी उसका भी इस्तेमाल वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आईबीसी में चला गया तो सेक्शन 18 नहीं यूज़ कर सकता है। ये भी इसी केस लॉज में गिवन था जो हमने पढ़ा था, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेज यूआई, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर मनोहर विशेज टू सेल हिज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया टू रिपेट्रिएट द सेल प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया सो दैट ही कैन बाय अ सेपरेट हाउस ऑफ जय फॉर जय एंड नताशा इन द सबर्ब ऑफ LA। एडवाइस वेदर मिस्टर मनोहर कैन डू सो। तो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 10.2 पे सेकंड पैराग्राफ में इसके मनोहर के बारे में बता रखा है कि मनोहर है कौन, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया 10.2 सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर मनोहर वैसे तो बेटा था, इस यहाँ पर एक कैरेक्टर है उनका बेटा है ये, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे क्वेश्चन में भी और केस स्टडी में भी। मिस्टर मनोहर मूव टू अ स्टेट्स आफ्टर स्टडिंग द मेडिसिन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ही मैरिड जेनी देयर एंड सेटल्ड इन LA। मतलब मिस्टर मनोहर LA में सेटल हो चुके हैं, लेकिन पहले जब वो पर्सन ऐसे इंडिया थे तब उनके पास यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी। दे होल्ड US नेशनलिटी एंड पासपोर्ट। बस इतना ही मिस्टर मनोहर के बारे में बताया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया पूरे केस स्टडी में। तो इतना हमें समझ आ गया कि पहले वो इंडिया में रहते थे, बाद में वो मूव कर गए वहाँ पर शादी वादी करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको वो बेच के LA में घर खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बिल्कुल सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। जब वो, और वैसे भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी उनके पास तब थी जब वो पर्सन ऐसे इंडिया थे, तो वो इसको बेच सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर RBI की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, RBI की परमिशन के साथ वो जो है बेच सकते हैं और रिपेट्रिएट करके लेके जा सकते हैं इंडिया के बाहर, और वहाँ पर इंडिया के बाहर वो घर खरीद सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर हमारी केस स्टडी कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी केस स्टडी थी, थोड़ा टाइम भी लगा क्योंकि इसमें काफ़ी बार हमें केस स्टडी जाके पढ़ना पड़ा, ठीक है। और पीछे से अगर कोई आवाज़
आवाज़ आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी। वो ठीक है, उसके लिए मुझे लगता है कि आज थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और हाँ यार, मैंने एक चीज़ देखी कि मोर देन 90% लोग जो है ना, मोर देन 90% लोग जो है मेरी वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं। मैंने किसी भी वीडियो में अपनी नहीं बोला है कि मुझे सब्सक्राइब करिए या कुछ भी करिए, बट आई एक्सपेक्ट कि जब 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब करके देख रहे हैं, और या तो कि वो लोग देखते हों और देखते ही ना हो, ठीक है, वो सिर्फ एक आध व्यूज़ हो, लेकिन उनका जो वॉच टाइम, अगर मैं अपना वॉच टाइम देखूं, अगर 1000 आवर्स का वॉच टाइम है तो 90% वॉच टाइम उन लोगों का, 90% वॉच टाइम उन लोगों का है जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। अच्छी बात नहीं है यार, आपका ही भाई हूँ, अगर ठीक लगे, अगर सही लगता है और अगर आप वीडियोस देखते हो, आप पूरी आपकी हेल्प होती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप, बाकी तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट ठीक ठीक है, क्या बोलूँ, ठीक है, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर देना पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना, आपकी चॉइस है। बाकी जिन जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।